बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये दो बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं वो भी डिस्कस करें, और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, फर्क कहां कहां आता है इन थ्योरीज में वो भी डिस्कस करें। तो हम इन दोनों चीजों को आज देखेंगे स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंबल आज के लेक्चर में मैं GF लिखूंगा, जिसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं EF लिखूंगा, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि ये फोर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किस किस साइंटिस्ट ने दिए थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना है। ये सर आइजैक न्यूटन ने ये थ्योरी पेश की थी 1600 समथिंग में। जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आया 1800 समथिंग में, कूलम ने ये थ्योरी दी थी। तो ये तो हो गया दोनों साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन जिन्होंने ये थ्योरीज दी थी। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो सर्कल के सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रही होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मिसाल के तौर पर अगर ये शख्स है और ये धागे से एक पत्थर को बांधकर घुमा रहा है तो ये पत्थर जो है वो इस सर्कल में मूव करता रहेगा, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कल में घूमने पर मजबूर कर रही है। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा स्टूडेंट्स जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो धागे की टेंशन है वो बरकरार रहेगी। अगर धागा किसी लम्हे टूटा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो पत्थर है ये उसी डायरेक्शन में टेंजेंट में मूव कर जाएगा। यानी कि क्या सीखा हम लोगों ने, अगर कोई चीज सर्कल में मूव करती नजर आए तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उसको सर्कल में घूमने पर मजबूर कर रही है, और अगर वो नहीं होगी तो फिर उस चीज का सर्कल में घूमने का कोई जवाब नहीं है, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगी। और जब हम अपनी यूनिवर्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो आप लोगों को ऐसे बहुत सी जगह मिलती हैं जहां पर आप चीजों को सर्कल में मूव करते देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि सूरज के गिर्द जमीन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है हर लम्हा। अब जमीन को क्या पड़ा कि वो सूरज के गिर्द मूव कर रही हो? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कल में चीज का मूव करना एक ही सूरत में मुमकिन है जब हमारे पास उनके दरमियान कोई फोर्स है। तो न्यूटन ने भी फिर यही सोचा। न्यूटन ने सोचा कि इन दोनों मैसेज यानी कि सूरज और जमीन के गिर्द कोई ना कोई फोर्स है जो जमीन को सूरज के गिर्द घूमने पर हर लम्हा मजबूर कर रही है। वो फोर्स न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। और उसको ये फोर्स नजर नहीं आई, जैसे रस्सी में तो आपको नजर आ रहा है ना, लेकिन यहां ये फोर्स नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये फोर्स है जो मैसेज के दरमियान लगती है, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये था कॉन्सेप्ट ग्रेविटी का। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको चांद और जमीन के दरमियान भी नजर आएगा। जब आप देखते हैं चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो भी इसका मतलब चांद जो है वो मजबूर है जमीन के गिर्द घूमने पर, इसका मतलब जमीन और चांद के दरमियान कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फिर किनके दरमियान होती है? याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान होती है। तो ये हो गई पहली बात जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि एवरी mass of this universe, इस कायनात का हर mass attracts another mass with a force, एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। क्या कहते हैं उस फोर्स को? कॉल्ड GF, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम कहते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो फिर मुझे इस वक्त ये व्हाइट बोर्ड भी तो मैस है, मेरा भी मैस है, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करें? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मैसेज पर भी डिपेंड करती है। जमीन पर आपको मालूम है मुझे ग्रेविटी अच्छी खासी फील होती है क्योंकि जमीन का मैस बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी स्ट्रांग होगी ये डिपेंड करता है कि वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका मैसेज का प्रोडक्ट कितना है। जितना दोनों का मैस ज्यादा होगा उतना ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाएगी। यही वजह है कि जमीन और मेरे दरमियान, क्योंकि जमीन का मैस इतना ज्यादा है तो हमारा जो मैस का प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा आता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होती है वो तो पता चल गया, मैसेज के दरमियान एक फोर्स होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो हम कह सकते हैं विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स which is directly proportional होती है किसके? टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के
प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट्स एक और बात, आपको मालूम है अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स करीब करीब हैं तो आप देखेंगे कि इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को दूर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी बहुत वीक होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं इस एग्जांपल से देख सकता हूं स्टूडेंट्स कि मैं जमीन पर मौजूद हूं तो जमीन की ग्रेविटी भी मुझ पर आ रही है, चांद की भी ग्रेविटी मुझ तक आ रही है, लेकिन मैं जमीन के साथ ही क्यों अटैच हूं, चांद पर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि जमीन मेरे करीब है, डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगी, जबकि चांद मुझसे दूर है तो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक होगी सही लेकिन बहुत कम होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस के साथ अगर हम देखें तो इनवर्स रिलेशन बन रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड inversely proportional to distance between their center, जितना उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके। लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात जो मैंने ऑब्जर्व की वो क्या थी, जरा इमेजिन करें मेरे पास दो मैसेज हैं M1 और M2, इनके दरमियान डिस्टेंस D है और ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो फोर्स है F। अब जरा इमेजिन करें अगर मैं ये डिस्टेंस D जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है इसको डबल कर दूं, 2D कर दूं डिस्टेंस, अब डिस्टेंस डबल कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है कि फोर्स जो है वो अब हाफ हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने देखा कि फोर्स हाफ होने के बजाय 4 गुना कम हो गई, यानी कि एक्सपेरिमेंट अगर हमने किया तो हमने देखा कि डिस्टेंस डबल करने से फोर्स 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना कम हो गई, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस D और फोर्स F है और मैं इनको 3 गुना दूर ले जाता हूं तो मैंने देखा कि 3 गुना दूर जाने पर इनके एक दूसरे पर फोर्स 3 गुना नहीं बल्कि 9 गुना कम हो गई, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हम लोगों ने देखा कि हमें कहना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जगह मैंने छोड़ी हुई थी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कांसेप्ट। आइए इसी के साथ कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का कांसेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कूलम ने क्या देखा, कूलम ने देखा जिस तरह मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास 2 चार्जेस हों तो वो चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, यानी कि चार्जेस भी, चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। और ये भी आप लोगों को कई एक्सपेरिमेंट्स में मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया था। अगर हमारे पास एक पीवीसी पाइप है और उस पीवीसी पाइप को मैं किसी तरह से चार्ज कर दूं रब करके, और जब मैं इसको कोक के कैन के करीब लेकर आता हूं तो कोक का कैन इसकी तरफ भागता है, या मैं इसी पाइप को अगर वाटर की एक स्ट्रीम के पास लेकर जाऊं तो वाटर की स्ट्रीम भी उसकी तरफ भागती है। ये कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज बॉडीज के दरमियान फोर्स है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा चार्ज बॉडीज जो हैं वो जो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, जिस तरह से वहां पर कह रहे एवरी मास अट्रैक्ट द अदर मास, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, एवरी चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बॉडी। तो ये चार्ज बॉडी के दरमियान होता है, और इसमें भी वही बात है। इस फोर्स को पहले मैं नाम दे दूं विद अ फोर्स, एक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर विद अ फोर्स कॉल्ड EF। EF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी ज्यादा या कितनी कम होगी ये भी डिपेंड करता है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा या कितना कम है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 1 कूलम और 1 कूलम चार्ज है तो आप देखेंगे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी, लेकिन अगर मेरे पास 4 कूलम और 4 कूलम चार्ज हो तो आप देखेंगे अब फोर्स बहुत ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस तरह से वहां पर हम मैसेज की बात करते हैं, यहां अगर हम चार्ज की बात करें, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे मैं क्या कहूंगा, which is directly proportional to product of charges के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड आगे अगली बात भी देख लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ये 2 चार्जेस हैं और ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं F, इनके दरमियान डिस्टेंस है D, तो अगर मैं इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा कर दूं
जैसे सपोज करें 2d कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस, तो यहां पर भी मैंने यही देखा कि फोर्स अब हाफ होने की बजाय 4 टाइम्स कम हो गई। इसका मतलब ये भी फोर्स ऐसी है जो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होती है, लेकिन फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास दोनों फोर्सेस की डेफिनेशन। आइए अब जरा देखते हैं दोनों फोर्सेस का फार्मूला क्या बनेगा। अगर मैं इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए फार्मूला बनाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला बनेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ स्टूडेंट्स, ये चीज हमारे पास बनी, और आपको मालूम है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स वो है जी। जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी इसका जिक्र करूंगा मैं आपके साथ। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम यहां की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स है या कूलम फोर्स है। अब कूलम फोर्स जो है वो भी चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए भी हमें कांस्टेंट्स लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट है के। तो आप देख रहे हैं दोनों की जिस तरह से डेफिनेशन बहुत सिमिलर थी, बिल्कुल उसी तरह से दोनों के फार्मूले भी काफी हद तक सिमिलर हैं। तो ये तो हो गया दोनों का फार्मूला का कंपैरिजन। इसी तरह स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं दोनों के कांस्टेंट्स की। अगर मैं यहां पर देखूं, इसका कांस्टेंट क्या है जी, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट को हम कहते हैं जी, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। स्टूडेंट्स, यहां जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो वो भी मैं लिख देता हूं जी, के इज, जो के है यहां पर ये वाला, के इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है कूलम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गई यहां पर, ये कूलम नहीं आएगा यहां पर, यहां आएगा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि मैसेज है ना, तो हमारे पास यहां किलोग्राम आएगा। एनीवेज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। जरा देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट्स की वैल्यू, एक बात आप अंदाजा लगा लें, जो ग्रेविटी का कांस्टेंट है वो 10 की पावर -11, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, जबकि के जो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 10 रेज़्ड टू पावर 9 में। 10 रेज़्ड टू पावर 9 जो है वो बिलियन होता है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। इससे फर्क क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं। हमारे पास जब मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूंगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह है कि मैं देखना चाह रहा हूं इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन सी वीक होगी। अगर मैं एक जैसी सिचुएशन लूं, यानी कि मैस 1 kg है और डिस्टेंस भी 1 है, और चार्ज भी 1 कूलम है और डिस्टेंस भी 1 है, तो यहां सारी चीज 1 हो गई। लेकिन इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो फिर जब इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा, वो आंसर भी बहुत कम होगा। जबकि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है कांस्टेंट पर। अगर मैं बाकी सारी चीजें 1 रखूं तो इसकी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स का आंसर भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया यहां से कि क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स उसके लिहाज से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिलेटिवली, रिलेटिव का मतलब उसके मुकाबले में, रिलेटिवली अ वीक फोर्स।
और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बहुत कम होना है। इसी तरह से यहां पर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उसके लिए हमें सिचुएशन सेम रखनी है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सर आपको जमीन इतनी ज्यादा ग्रेविटी से खींच रही है, जबकि वो जो पाइप है वो कैन को उतनी ज्यादा फोर्स से नहीं खींच रहा। देखें कैन और पाइप का साइज देखें। मेरे केस में जब आप बात करें ग्रेविटी की, तो वहां आप देखें कि आप एक तरफ इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपैरिजन ठीक नहीं पड़ता। अगर आप लोग सही कंपैरिजन करना चाहते हैं तो एक जैसे दो ऑब्जेक्ट्स लें और फिर देखें कि कौन सी फोर्स स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब जब आप देखते हैं ना कि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है जमीन के केस में, जब आप देखते हैं तो जमीन का साइज भी तो बहुत देखें ना बड़ा है। अगर जमीन जितना बड़ा चार्ज होता तो फिर तो इलेक्ट्रिक फोर्स इससे भी कई गुना ज्यादा होती। नाउ स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव यानी फोर्स किस तरह की होगी। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी दुनिया के दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं जमीन के ऊपर अगर मौजूद हूं तो जमीन हमेशा मुझे नीचे को खींचेगी, मुझे हमेशा नीचे को खींच कर नीचे को एक फोर्स लगाएगी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जमीन कभी मुझे ऊपर को फोर्स लगा दी, यानी कि मुझे अपने आप से रिपेल कर दे? ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब जो मैसेज के दरमियान वो फोर्स है वो नेचर वाइज, क्वालिटी वाइज सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटी रिपेल नहीं कर सकती। तो यहां पर भी मैं ये बात लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स is only an attractive force। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ग्रेविटी रिपेल नहीं कर सकती। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं उसकी बात करूं, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में चार्जेस हैं। अब चार्जेस दो किस्म के हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। तो ये बात भी मैं लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ये एक फर्क है दोनों में कि वो नेचर वाइज, क्वालिटी वाइज सिर्फ अट्रैक्टिव है, जबकि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। अच्छा, ये जो बात है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे कहते हैं कि दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं इनवर्स स्क्वायर लॉ में कि ग्रेविटेशनल फोर्स obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कर रहे हैं, तो यहां पर भी मैं यही लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर दो मैसेज के दरमियान मैं मीडियम ले आऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? जरा इमेजिन करें, मैं जमीन के ऊपर मौजूद हूं और जमीन मुझे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से डायरेक्ट खींच रही है। अगर मैं जमीन और अपने दरमियान कोई बॉक्स रख लूं तो क्या अब मैं जमीन के साथ कनेक्टेड नहीं रहूंगा? अब क्या मैं छलांग लगाऊं तो सीधा जाता रहूंगा क्योंकि मैंने ग्रेविटी को ब्लॉक कर दिया? नहीं, मीडियम रखने से ग्रेविटी ब्लॉक नहीं हो सकती, बल्कि मैं अपने दरमियान जितनी मर्जी मीडियम रख लूं, चाहे एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाऊं, अब मेरे और ग्रेविटी के दरमियान एक पूरी बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी अभी भी मुझ पर उसी तरह एक्ट कर रही होगी जैसे मैं जब उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था तब कर रही थी। इसका मतलब मीडियम ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं कर सकता या उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांट बी शील्डेड, ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं किया जा सकता।
नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस एक दूसरे पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो जरा इमेजिन करें अगर मैं इनके दरमियान कोई मटेरियल रख दूं तो अब इनकी एक दूसरे पर लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, कैन बी शील्डेड। लास्ट बात है स्टूडेंट्स, तवज्जो से सुनिएगा, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड आपको याद है, अभी मैं आपको दोबारा याद करा देता हूं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इमेजिन करें आप जमीन के ऊपर हैं, आपको मालूम है कि जमीन के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जरा इमेजिन करें इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कितने तरीके हैं? आप पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पाथ से भी जा सकते हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस पाथ से भी जा सकते हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी और रैंडम पाथ से भी जा सकते हैं। अगर हर दफा हर पाथ चूज करने पर आपका वर्क सेम हो, जैसे सपोज करें हर पाथ में 10 जूल वर्क हुआ, ऐसी फील्ड को मैं कहूंगा भाई ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप जिस मर्जी पाथ से जाएं आपका 10 जूल वर्क ही होगा, चाहे आप छोटा पाथ चूज करें चाहे आप बड़ा पाथ चूज करें, पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर आपका इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, फाइनल पॉइंट ये रहेगा, आप यहां से यहां तक जाते रहेंगे, जिस मर्जी पाथ से जाएं आपका एक ही वर्क होगा। जिस फील्ड में ऐसा मुमकिन हो उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और ग्रेविटी में ऐसा मुमकिन होता है तो ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है, लिख देता हूं आगे। दैट इज, इनके मतलब क्या है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये है स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कि इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द भी एक फील्ड होता है। अगर मैं इस फील्ड के अंदर दो पॉइंट चूज करूं ए और बी, और एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस रास्ते से लेकर जाऊं या इस रास्ते से लेकर जाऊं या फिर किसी रैंडम पाथ से लेकर जाऊं, तो भी आप देखेंगे अगर एक जगह से 10 जूल वर्क हुआ है तो हर रास्ते से 10 जूल वर्क होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आप देखेंगे कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो कंजर्वेटिव फील्ड ही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो यहां पर भी हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, या इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। और आप लोगों ने एक बात नोट किया कि इसमें कुछ कंपैरिजन में सिमिलरिटीज भी है, कुछ बातें मुश्तरक हैं। ये भी कंजर्वेटिव है, वो भी कंजर्वेटिव, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और भी ऐसे फर्क है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।